नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं, अफवाह कौन फैला रहा है। क्या देश में तेल और गैस को लेकर फैलाया जा रहा डर हकीकत है या कोई गहरी साजिश है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है और दावा किया जा रहा है कि देश में सिर्फ 6 दिन का तेल बचा है। लोग घबराहट में पेट्रोल पंप पर लाइन लगा रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि हमारे पास 74 दिनों की भंडारण क्षमता है और 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक मौजूद है। तो फिर ये 6 दिन वाली अफवाह की बात कहां से आई, जब देश के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप बिना किसी रुकावट के खुले हुए हैं। मंत्रालय ने, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि कोई संकट नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत फैलाई जा रही ये भ्रामक खबरें हैं। और याद रखिए, झूठी जानकारी फैलाना अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। हम आपको बता दें कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में खलबली मची हुई है। भारत के लिए स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कच्चे तेल के आयात पर टिकी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% से 25% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो खाड़ी देशों से आने वाला तेल पूरी तरह से रुक जाएगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। भले ही इस समय भारत रूस से काफी तेल ले रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और अब ईरान संकट के कारण लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस की लागत बढ़ गई है। भारत के पास 60 से लेकर 74 दिनों का स्टॉक है। ये स्टॉक इमरजेंसी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो 2 महीने का स्टॉक खत्म होने के बाद देश के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तेल संकट सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं रहता। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है। इससे खाद, माल ढुलाई और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं, जिसका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे अपने आज के पैनलिस्ट के द्वारा कि जो स्थिति दिखाई दे रही है और उसमें जिस तरह से ये पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है, क्या ये जानबूझकर फैलाया जा रहा है, कौन अफवाह फैला रहा है और वास्तविक स्थिति अगर हम पेट्रोल, डीजल और गैस की करें तो क्या है। पहले सुन लेते हैं क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कहना है। लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी, एक समोसा, गैस का नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको। तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। और ब्लैक में कितना बिक रहा है बताइए। बदनाम करने के लिए वो पकड़ लिया, एक हमारे उस पर आरोप लगा दिया, बीजेपी ने करवाया ये सब। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी है और बेखौफ अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। लेकिन याद करिए
ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों पर, हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। लगा गैस का, और सवाल अब इसमें आज की स्थिति में यही है कि ईरान जंग के लंबे चलने की आशंका में भारत सरकार की जो तैयारी है क्या वो पूरी है? दूसरा कि देश में गैस और तेल की कमी की अफवाह सियासी विरोधी फैला रहे हैं। तीसरा कि ईरान युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए कोविड काल जैसी एकजुटता जरूरी है। ये तमाम सवाल हैं। दूसरी तरफ क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सरकार लगातार ये बात कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा और लोकसभा में उन्होंने इसको लेकर बयान दिया, इस स्थिति के बारे में बताया और कहा कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, संकट की घड़ी है, हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई, उस बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई और फिर अब प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उसमें भी वो चर्चा करेंगे। तो ये तमाम इस वस्तु स्थिति सरकार समझा रही है और कह रही है कि हमारे पास अभी स्टॉक है, अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर हम जो उपयोग कर रहे हैं जितना, उसमें कुछ कमी लाएं और कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और राज्य सरकारों से भी ये कहा गया है कि आप लोग इसको कंट्रोल कीजिए। तो स्थिति क्या है? क्योंकि कई शहरों से इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। हमारे साथ आज खास पैनल भी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि रोजाना 50 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। पीएनजी को बढ़ावा देना संकट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म की रणनीति है, सरकार ये कह रही है। फर्जी वीडियो और पुरानी तस्वीरों से सावधान रहें, ये भी अपील की जा रही है और झूठ फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है और इमरजेंसी हालात जो आते हैं और उसके लिए जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होती है
वो भी हमारे पास है, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ खास पैनल आज जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से एडवोकेट सर्वेश त्रिपाठी जी हैं। कांग्रेस से एडवोकेट संजीत कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रोहित उपाध्याय हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल कि आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री हर मंच से ये बात कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, संकट जरूर है, लेकिन हमारी स्थिति अभी वैसी नहीं है कि हम सड़क पर उतर जाएं और हाहाकार मच जाए, आप कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अफवाहें फैल रही हैं और उसका असर गैस एजेंसीज के बाहर या फिर पेट्रोल पंपों पर दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी। प्रदीप जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी और पीछे से म्यूजिक बज रहा है, तो थोड़ा आधा सवाल समझ नहीं पाया मैं। ठीक है प्रदीप जी, मेरा सवाल यही है कि क्या आपको लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत अफवाह फैलाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल। आज जो देखिए जिस प्रकार से आज देश और दुनिया देख रही है, और जनता को भी पता है और विपक्ष को भी पता है, मगर विपक्ष हर कोई भी चीजों को छोड़ना नहीं चाहता कि हर चीज को कैच की जाए, कभी पहलवानों के पीछे, कभी सीए के पीछे, क्योंकि पीठ पे छुप के राजनीति करने की इन लोगों की आदत है। जब देश की बात आती है तो भी ये विदेशियों के साथ खड़े होते हैं, विदेशियों टाइप की बात करते हैं, और आज भी इनका वही हाल है कि अगर दुनिया में जो चीजें क्राइसिस चल रहा है उस देश में और देश के लोगों को किस तरीके से समझाना बुझाना है और जनता के कैसे समझा बुझा के चलना है, जब सरकार के साथ इस मौके पे खड़ा होना नहीं, आपको हुबर फैलाना है, आपको किस प्रकार से सरकार को बदनाम किया जाए, हर स्टैंड ये कोई नहीं छोड़ रहा कि हम एक मौका भी छोड़ दें। लेकिन सवाल ये ना कि ज्यादा र्यूमर्स उन्हीं राज्यों में जहां पर आपका शासन है, आपकी सरकार है, तो इस पर लगाम तो लगाने की भी जरूरत है ना। बिल्कुल आपसे सही बात। इसलिए पीड़ा देश की ये है, आज अगर मैं 70 साल से अगर मुझे नहीं जाना चाहिए, लोग कहेंगे कि वाह फिर वहीं से शुरुआत कर रहा है। कांग्रेस शासन जो पिछड़ा लंबा बहुत लंबा रहा, आप अगर राशन की दुकानें देखेंगे, मट्टी तेल की दुकानें देखेंगे या पेट्रोल पंप देखेंगे, 80% कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेसियों की, और उन चीजों काला बाजारी को रोकने के लिए और सरकार ने बहुत चीजों कदम उठाने का रोक भी रखा है। मगर कुछ लोगों को ये समझाया जा रहा है, कुछ कांग्रेस के नेता या अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए लाइन में लगा रहे हैं इस प्रकार हुमर फैलाने के लिए कि भाई किस प्रकार से सरकार को बदनाम किया जाए, मगर नहीं चल पाएगा। ठीक है, जितने लोग हमने अब तक पकड़े भी हैं, ब्लैकी पकड़े भी हैं, सुनिए लास्ट खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब संजीत जी देंगे, कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं एडवोकेट संजीत जी। अब एक सवाल ये है ना कि भारत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में जो संकट की स्थिति है उसको लेकर बयान दिया और भरोसा दिलाया देश को कि हम इस संकट से निकल जाएंगे, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। सावधानी जरूर बरतने की बात उन्होंने कही, एकजुटता की भी बात कही। सर्वदलीय बैठक भी हुई और उसके बाद अब चीफ मिनिस्टर से भी बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके बावजूद भरोसा सरकार पर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? जी, सवाल मुझसे है? जी सर। जी, तो मैं सभी साथियों को नमस्कार, और मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज के न्यूज़पेपर के इस कटिंग से, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि उपभोक्ताओं को रसोई गैस की जुड़ी समस्याएं आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। अब 2 सिलेंडर वाले उपभोक्ता 35 दिन के बाद गैस बुकिंग कर सकते हैं। ये मेरा नहीं, आज का हमारे सामने अमर उजाला का एक अखबार है और उसके अंदर ये है, ये लखनऊ से समाचार है। ठीक है। और उतना ही नहीं, जिन लोगों के पास अन्य है उज्ज्वला धारा का 45 दिन बाद। अब एक बात बताएं, जो परिवार, जिस परिवार के अंदर 8 से 10 जनों का परिवार है और 2 सिलेंडर है और 35 दिनों बाद आप उनको सिलेंडर देंगे, कैसे वो अपना खाना बनाएंगे और कैसे अपना जीवन चलाएंगे? तो पहली बात, जमीनी हकीकत कुछ और है। सरकार और सरकार के मुखिया इस देश को बरगलाने के लिए वो कुछ और बोल रहे हैं। मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप
आज समाज के प्रति जो एक अफवाह फैलाने का अफवाह क्या है? अफवाह ये है कि देश में सभी चीज सामान्य है। अगर असामान्य है तो असामान्य स्थिति बताना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने देश की सदन के अंदर कहा कि स्थिति असामान्य है, लेकिन अभी आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बाइट सुनवाई जिसके अंदर कहा कि कुछ भी दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर एक डबल सिलेंडर 35 दिन मैं समझता हूं एक सिलेंडर भरने के बाद 35 दिन ज्यादा होता है। मैं समझता हूं इस समस्या। अब आते हैं जमीनी हकीकत। जमीनी हकीकत ये है कि मैं दिल्ली रहता हूं और दिल्ली के अंदर आज सीएनजी गाड़ियों में कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां सीएनजी पंप पे सीएनजी नहीं मिल रही है। अब ये बात मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि जमीनी हकीकत ये है कि आज कई ऐसे सीएनजी पंप है दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली से बाहर लखनऊ या लखनऊ के रास्ते में जाने वाली गाड़ियों के बारे में बात नहीं कर सकता। हाल फिलहाल मैं आया हूं, कई ऐसे पंप थे तब, जबकि आज से 15-20 दिन वैसे लड़ाई शुरू ही हुई थी, तब भी गैस मिलना कम हो गया था। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जमीनी हकीकत जो है वह कुछ और है, सरकार कुछ ठीक है। और अब एक सवाल ये है संजीत जी, आप ये कह रहे हैं, देखिए हम लोग इतनी चिंता कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ हाहाकार मचने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हम उन देशों के बारे में सोच रहे हैं क्या कि जहां पर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में जो लोग जो प्रभावित हैं वो इतना हाहाकार नहीं मचा रहे हैं कि हमारी जिंदगी बचेगी या नहीं। हमारे पास सिलेंडर है लेकिन कल मिलेगा कि नहीं, इसके लिए हम ज्यादा चिंतित हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि भरोसा क्यों नहीं। अब देखिए आज भी तो 7वां जहाज आया है, 17,600 टन एलपीजी लेकर न्यू बैंगलोर पोर्ट पर उतरा है। आ तो रहे हैं ना, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी करीब करीब जो जानकारी है कि करीब करीब 15 के आसपास जहाज हैं जो कि धीरे धीरे आते रहेंगे। आ रहा है, सरकार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक है। अगर घर में आर्थिक स्थिति खराब होती है तो यही कहा जाता है ना कि फिजूल खर्ची थोड़ा हम रोकें, बिजली कम जलाएं, बिल कम हो, खर्च में कटौती करें। तो वही चीज है कि हम आगे के लिए तैयार रहें। अगर स्थिति वहां पर होगी ऐसी स्थिति तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या, भारत ही क्या, दुनिया के कई देश इससे प्रभावित होंगे और हो भी रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या तैयार रहने की जरूरत नहीं है? हाँ, पूरी तैयारी करेंगे, करना भी चाहिए और हम तैयार भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल आपके सामने, आपके समक्ष और आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। ये युद्ध मनचाहा युद्ध है, ये युद्ध इच्छा से तैयार किया जाने वाला युद्ध है। इसीलिए इस युद्ध की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की है। इस युद्ध का खामियाजा भारत क्यों भुगते? भारत ही नहीं, अरे भाई स्थिति ऐसी आ रही है कि भारत को भुगतना पड़ रहा है। भारत जबरदस्ती थोड़ी भुगत रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूं यही है ना। अब देखिए 1991 में भी खाड़ी युद्ध हुआ था। उस समय भी भारत की स्थिति, भारत में ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ ठीक था। उस समय भी डॉलर के मुकाबले रुपए का जो की स्थिति थी आपने देखी होगी। उस समय भी जो सरकार थी उसको बजट पारित करवाने में दिक्कत हुई थी, महंगाई बढ़ी थी, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े थे, संकट उस समय भी था। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है, इसलिए आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उस समय थोड़ा कम लग रहा होगा। जी नहीं आनंद विजय जी, मुझे उस समय खाड़ी युद्ध के उस इराक और अमेरिका के उस युद्ध को भी ध्यान है मुझे। तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय चंद्रशेखर जी हुआ करते थे। हाँ, बजट पारित कराने में दिक्कत हुई थी सर। हाँ, सुन लीजिए, बजट पारित कराने में दिक्कत हुई थी और जो अर्थव्यवस्था को झटका लगा था, सोना को गिरवी रखना पड़ा था। ये भी सच है। सुन लीजिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूं ना, मुझे याद है उस समय की स्थिति के बारे में। आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार गई थी और आदरणीय चंद्रशेखर जी की सरकार आई थी। हाँ। और चंद्रशेखर जी ने अमेरिका के बारे में साफ साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को भारत अपना कोई बेस नहीं देगा। अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था, चंद्रशेखर जी ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया था। आपके सामने मैं ये सवाल रखना चाहता हूं, मैं सवाल रखना ये चाहता हूं कि तब जबकि आपकी हमारी माली हालत के ऊपर ये हमला है, अगर ईरान के ऊपर मिसाइल अगर दाग रहा है अमेरिका, तो वह भौतिक रूप से उसके ऊपर क्षति हो रही है, लेकिन आपके हमारी जेब पर हमला हो रहा है। इस हमला के बदले अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा रखते हैं कि क्या वो एक इस मनचाही हमले का क्या आप एक छोटा सा कंडेम नहीं कर सकते?
देश की क्यों सदन हमेशा के अंदर उन्होंने भारत तो भाषण हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है सर। भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ, भारत तो कहता रहा है, प्रधानमंत्री भी, आज के भी प्रधानमंत्री, पहले के भी प्रधानमंत्री ये युद्ध के समर्थन में कभी रहे नहीं। हम बुद्ध का देश है, हम शांति चाहते हैं और बातचीत हो रही है। भारत बात कर ही रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति से भी बात किया, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात किया। आप मतलब आप क्या चाहते हैं कि भारत भी उस युद्ध में शामिल हो जाए? पूरी शो के दौरान अभी आपके पास आपकी पीसीआर है, आपकी रिसर्च टीम है और सभी प्रवक्ता जो भी लोग बैठे हुए आपके साथ आज की तारीख में, मैं उनको कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का देश में सदन में अंदर अमेरिका इजराइल के ऊपर एक भी सेंटेंस और आपके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो बैठक में शामिल नहीं होते, बाहर बोलेंगे, बैठक में शामिल नहीं होते। आप प्रधानमंत्री और भारत की बात आप कर रहे हैं सरकार की, और जो एलओपी है, एलओपी को तो होना चाहिए लेकिन एलओपी नहीं होते। नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी से आप उनको डिफेंड करेंगे। आनंद जी मेरे प्रश्न का जवाब एलओपी के ना होने के जवाब से नहीं आ सकता। नहीं, आप तो मांगते हैं जवाब ना कि प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री बताएं, प्रधानमंत्री सदन में बोले, प्रधानमंत्री सदन में बोले तब भी वो नहीं। सवाल यही है ना कि भाई आप है नहीं और आप कहते हैं बेतुका बयान, आप वहां पर होंगे नहीं और आप कहेंगे बेतुका बयान। आप ही के दो सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर क्या कह रहे हैं, वो नहीं सही, उसको आप सही नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत सही है भारत का स्टैंड। आनंद जी बात को अगर हम नहीं रख पाएंगे तो फिर वो आपके दर्शकों को स्पष्ट नहीं हो पाएगी। अरे हम तो वही कह रहे हैं ना कि आप अपनी बात तो वहां पर नहीं रख पा रहे ना, जो रखना जिनको है एलओपी वो नहीं होते। अच्छा लीजिए, ठीक है, चलिए आते हैं आपके पास, जरा सर्वेश जी के पास भी जाते हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है, कौन फैला रहा है आप ये अफवाह? है आनंद जी, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अफवाह फैलाने में हाथ फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा, क्योंकि उन्होंने आके सदन में बोला था, बड़ी जिम्मेदारी से बोला था। हालांकि 24 दिन लग गया तो उनको समझने में कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट क्या है और वेस्ट एशिया कहाँ है भारत के मैप पे। आप पूछ रहे थे कि एलओपी की जिम्मेदारी है। आनंद भाई, आपको सबसे पहले पूछना चाहिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या रही है इसमें। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हमें दिख जाना चाहिए था, बेसिक सेंस था कि अगर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे पास विपदाएं आएंगी। ये शुरुआत में तो भाजपा के कहाँ गैस बंद हो गया, कहाँ खाना बनना बंद हो गया? तो फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा कि आपदा है? आपदा की स्थिति आ सकती है, आपदा की स्थिति क्या हमें तैयार नहीं होना चाहिए? अरे सर्वेश जी, हमें तैयार नहीं रहना चाहिए। आपको नहीं पता है कि कहाँ गैस बंद हो गया, ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ गैस की किल्लत हुई, होटल्स बंद हुए, ये भी बताना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब इस पे डिबेट मांगी गई थी, डिस्कशन सदन में मांगा गया था, जब एलओपी से सवाल पूछ रहे हैं, जब शुरू में डिस्कशन मांगा गया था तो ओम बिरला की वोटिंग ज्यादा जरूरी थी, डिस्कशन नहीं तैयार हुई थी सरकार। और जब डिस्कशन चाहिए था, जब प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, तो प्रधानमंत्री जी आसाम और बंगाल का दौरा कर रहे थे, चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप जिससे सवाल पूछा जाना चाहिए वो आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, मतलब आप समाजवादी पार्टी की राय नहीं बताएंगे, आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं? मैं भारत को नहीं, वो उसका जवाब वो देने के लिए सक्षम है, वो सक्षम है। आप अपनी बात रखिए ना, आप कह रहे हैं, आप बताइए कि अफवाह कौन फैला रहा है और इसमें क्या सच्चाई है सच्चाई अगर बताइए कि कहां पर ऐसी क्या तैयारी हमारी विदेश नीति फेल हुई, हमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे कैसे फेल हुई? आपको ईरान पे जो अटैक हुआ वो कंडेम करने में कितना टाइम लगा? क्या जरूरत है, क्यों कंडेम? हम तो कह रहे हैं, भारत ये कह नहीं रहा है, आप लोग। अच्छा, ये भारत कह देगा, भारत सुनिए सर्वेश जी, अगर आप कह दें, आपकी पार्टी कह दे, भारत कह दे, प्रधानमंत्री कह दे कि ये जो ईरान कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, या अमेरिका जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? आप किसी के पीछे पड़े? हमें अपना एक स्टैंड रखना होता है। अरे स्टैंड है भारत का। अच्छा, ये बताइए ना, भारत किस युद्ध में भारत ने अपना स्टैंड रखा किसी एक के साथ? सवाल पूछिए तो जवाब ले लिया करिए, प्रवक्ता भाजपा के ऑलरेडी है। अरे देखिए, नहीं यार, आप छोड़िए ना, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए। आप समाजवादी पार्टी की बात नहीं रख रहे हैं, आप कांग्रेस की बात करने लग रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुना करिए। वो जवाब, अरे जवाब तो हम आप ही से सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे नहीं रहे ना। नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, वो जवाब आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो आपको खराब लग रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब। एक सॉवरेन देश अपना स्टैंड रखता है। हम पूछ रहे हैं भारत में, नहीं
आप हम पूछ रहे हैं कि भारत में, सुनिए मेरा सवाल है सर्वेश जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, सर्वेश जी, अटल बिहारी सर्वेश जी, वाजपेयी जी आपको ने अटल बिहारी 1977 वाजपेयी अच्छे आज लग रहे हैं, कल वही अटल बिहारी वाजपेयी सांप्रदायिक थे, आज आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। मेरा सवाल है कि क्या भारत सरकार अगर ये कह रही है कि हमारे पास अभी स्टॉक है, तो आपको क्या संदेह है? ये जो जहाज आ रहे हैं जिसका जिक्र हमने कहा कि किया 17,600 टन, कल भी एक जहाज आने वाला है, कल भी एक जहाज आने वाला है, तो कहां दिक्कत है? कमी तो थोड़ी चाहिए ना, हम लोग को अपने आप अपने खर्चों में थोड़ी कटौती तो करनी चाहिए ना ऐसी स्थिति के लिए। वो जिम्मेदार होना चाहिए ना। हाँ। प्रधानमंत्री को जैसे ही अरे प्रधानमंत्री नहीं, हमें नहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्या? 85% विदेशी दौरे इनके सदन के दौरान होते हैं। अरे भैया देखिए यही दिक्कत है ना सर्वेश जी, आप कहेंगे कि आपको हम बोलने नहीं दे रहे हैं। सरकार से पूछना इतनी, अरे सरकार से तब जब इस पे बहस होनी चाहिए थी तब क्यों नहीं थे प्रधानमंत्री जी सदन में? अरे आपके नेता गए थे ना सर्वदलीय बैठक में, क्यों नहीं बात किए? आप बात कर लेते, वहीं पर क्लियर कर लेते। क्यों गए थे? चाय पीने क्या? सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसी में साफ क्लियर कर लेते। जब विपक्ष डिस्कशन मांग रहा था शुरू में, जब ये अरे सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें क्यों नहीं सारी बातें स्थिति कर दी? बाहर निकल कर कहते कि नहीं बेकार है, कुछ नहीं हो गई जब आसाम और बंगाल दौरा हो गया प्रधानमंत्री जी का। आसाम बंगाल दौरे के बाद, उससे पहले नहीं, जब मांगा गया था डिस्कशन, शुरुआत में डिस्कशन मांगा गया था, तब क्यों डिस्कशन नहीं किया गया? डिस्कशन जो बात है सरकार की, सरकार अपनी बात रख रही है ना, सरकार की बात पर आपको भरोसा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जब आप अपनी बात रख देंगे, जब जवाब प्रधानमंत्री देंगे तो आप सदन से उठकर चले जाएंगे, आप सदन से उठकर चले जाएंगे। डिस्कशन यही चाहते हैं क्या? बात सवाल जवाब तो आप लोग सुनते नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं। नहीं पूछेंगे क्या? हम अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे क्या? अरे सवाल पूछ के जवाब नहीं लेंगे क्या? जवाब लेंगे ना, जवाब जब आप देगा, जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे तब आप सदन से उठकर चले जाएंगे, तो फिर उस डिस्कशन का मतलब क्या? सिर्फ सवाल जवाब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता ना। सरकार नहीं चाहिए जिसको 24 दिन लगते हो असेस करने में कॉन्फ्लिक्ट को। अरे 24 दिन लगे चाहे 25 दिन लगे, लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग पैनिक करवा रहे हैं स्थिति, आप लोगों के ऊपर, आप ही लोगों के ऊपर कह रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। आनंद भाई प्रधानमंत्री की सुने कि मुख्यमंत्री की सुने, ये बता दीजिए पहले। देश प्रधानमंत्री की सुने कि मुख्यमंत्री की सुने? प्रधानमंत्री पैनिक फैला रहे हैं क्या? अरे आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री पैनिक फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप पैनिक फैला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कौन फैला रहा है? प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं आपदा है? प्रधानमंत्री ने बोला ना आपदा है, कोरोना जैसी स्थिति है, हमें लड़ना पड़ेगा। आप लोग वही पकड़ते हैं, एक शब्द पकड़ लेंगे, लेकिन उस शब्द के अंदर क्या है वो आप नहीं देखेंगे। आप जानते हुए भी का शब्द ना पकड़े, आप जानते हुए भी उसके अंदर आप नहीं जाएंगे। आपके घर में अगर आर्थिक स्थिति किसी की खराब होगी तो आप अपना फिजूल खर्ची बंद करेंगे या नहीं करेंगे? भाग नहीं जाएगा। नहीं, आप बंद करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल ये है ना। मालिक आप अपने घर में बच्चे को कहेंगे ना, मालिक आसाम बंगाल नहीं भाग जाएगा। क्या बात आप कर रहे हैं? घर का मालिक आसाम बंगाल नहीं भाग जाएगा। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? आसाम बंगाल भागने की बात आपको इसी पर है कि आसाम बंगाल? अरे सरकार काम कर रही है, विदेश मंत्रालय हर चीज बता रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय हर चीज बता रहा है, वही ना। अब आप अपने हिसाब से पकड़ेंगे हर चीज। कभी कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, कभी कहेंगे प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो आप फिर बाहर चले जाएंगे। आप पता नहीं चलता है ना कि विपक्ष किसको सुनना चाहता है। रोहित उपाध्याय जी, डॉक्टर रोहित उपाध्याय जी, जरा आप बताइए कि हमारे यहां वाकई अभी रियल पोजीशन क्या है? क्या वाकई हम आपदा वाली स्थिति में आ गए हैं, या हमें तैयार रहने के लिए, उस संकट से तैयार रहने के लिए, क्योंकि वो संकट हमने नहीं बनाया, भारत ने नहीं बनाया, लेकिन अगर ये लंबा खींचेगा तो भारत पर भी असर पड़ेगा, तो उसके लिए हमें तैयार नहीं रहना चाहिए। जी आनंद जी और सभी साथियों को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। बात करते हैं इस क्राइसिस की, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अब जंग तो चल रही है, तो क्राइसिस की सिचुएशन कभी भी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश किसी ओर से तैयारी नहीं कर रहा है। अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी में जो आंकड़े हैं, कुल एलपीजी के कुछ 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वहीं कुछ 13,000 के आसपास पेट्रोल पंप्स हैं।
और इन्होंने जबकि मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था उसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि 21 दिन का स्टॉक अभी हमारे पास है। और सीएम जबकि कह रहे हैं कि अपनी तरफ से कि किसी प्रकार की जमाखोरी से बचना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए, तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम सरकार के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। एक ऐसा समय है, कठिन समय है देश के लिए, तो हमको ये जानना होगा कि किस प्रकार से हम अपने तरीके से बचाव भी कर सकते हैं, साथ साथ ऐसी कमी भी नहीं आनी चाहिए सरकार की तरफ से कि जनता को उस पर दिक्कत हो। और एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में कहा था कि पहले जो है 27 देशों से हम इस अक्रूड ऑयल का निर्यात करते थे, अभी आयात करते थे, फिर अभी माफी क्या है 41 देशों पे बांट दिया गया है। तो अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, जो हमारे तेल और संसाधन है जो अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इस प्रकार से सरकारें पहल कर रही हैं और हम देखेंगे कि आने वाले समय में स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक सरकार की भी दायित्व बनती है कि किस प्रकार से जनता का ध्यान रखा जाए और जनता को भी पैनिक बाइंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ सीएम सर कह रहे हैं कि अगर उन पर भरोसा करना चाहिए कि अगर स्टॉक है तो जैसा सरकार संचार करेगी हम उस पर काम करेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की क्या स्थिति है? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अभी बात कर रहा था, तो सीएम साहब ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त स्ट्रेटेजिक ऑयल है। और कुछ अभी न्यूज़पेपर्स में भी मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारे पास अभी 4 से 5 दिन का पेट्रोल पंप में और उसके अगले 2 हफ्ते का उससे थोड़ा ज्यादा। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री ने आपदा की बात कही सदन में, उसको लेकर अभी सर्वेश जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ही आपदा कही है, तो उस आपदा से क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? आपदा का मतलब सर ये है कि अभी जो स्थिति चल रही है कि हमें ये पता नहीं जंग कितना लंबा खिंचेगा। हमें इस तरह से देखना चाहिए कि हमारा देश जो संसाधनों पे चल रहा है, इतना बड़ा देश है, अलग अलग राज्य है, तो उसमें किस प्रकार से आपूर्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो पीएम साहब का मतलब था आपदा से, वो आगे आने वाले भविष्य में किस हद तक हम क्राइसिस को सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, वो उनका मकसद था बताने का संसद में उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए थे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से एलपीजी कनेक्शन के लिए ट्रेल आ रहा है। एक फैक्ट और रखना चाहूंगा मैं कि जो खाड़ी से हॉर्मुज़ की खाड़ी से इंडिया तक पहुंचने में एक टैंकर को 37 घंटे लगभग लग जाते हैं। कुछ 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको 37 घंटे में कवर करता है और लगातार ऐसे शिप्स आ रहे हैं। और एक और चीज मैंने बताया कि 25 देशों के अलावा 41 देशों से ऐसा तेल आ रहा है। तो हमें इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आपूर्ति होगी और हमें विश्वास करना चाहिए अपनी सरकार पे ऐसे कठिन समय पर। तो ये विपक्ष को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? और विपक्ष का देखिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी वैसी जिम्मेदारी है कि अपना वो पक्ष रखे। यहाँ पे संजीत जी, सर्वेश जी भी अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में हमको लग रहा है कि उनको भी थोड़ा सा ऐसी जिम्मेदारी का आभास होगा और संसद में मुद्दा उठाएंगे। मुद्दा उठाना जायज है और सही मुद्दा उठा रहे हैं। और इस वक्त हमें ऐसी परिस्थितियों में बैलेंस बना के चलना होगा कि किस प्रकार से सरकार और विपक्ष मिल करके अपने देश की स्थिति को आगे बढ़ा रही है और ऐसे कठिन समय में जनता के साथ है खास करके। ठीक है संजीत जी। संजीत जी, अब देखिए, अब ये डॉक्टर रोहित उपाध्याय कह रहे हैं कि भारत में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार गंभीर है और स्थिति से निपटने के लिए हर तैयारी भी की जा रही है, तब भी पैनिक सिचुएशन क्यों सवाल उठाया जा रहा है? ऐसे में तो समाधान के रास्ते निकालने चाहिए, साथ चलना चाहिए सरकार के। हेलो जी, आवाज एक बार थोड़ा और क्वेश्चन पूछ देंगे प्लीज। मेरा सवाल ये है, प्रदीप जी आते हैं आपके पास, जरा एक सवाल इसका जवाब ले लें। अभी रोहित उपाध्याय जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ ठीक है, सिचुएशन जो है उसमें टेंस जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास अभी स्टॉक है। लेकिन लंबे समय तक अगर ये युद्ध खींचता है तो उसके लिए हमें तैयारी की भी जरूरत होती है। तो आप यानी कि विपक्ष जो है, विपक्ष को समाधान के रास्ते बताने चाहिए, सुझाव देने चाहिए। आप कमियां निकाल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हर अपडेट दे रहा है, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। जी, तो निश्चित मैं एक बात बताऊं, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस बैठक में विपक्ष ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सरकार के साथ हैं, जो भी निर्णय सरकार लेगी हम उनके साथ हैं। अब आप कहते हैं कि अब क्या सुझाव देने चाहिए।
विपक्ष ने तमाम सुझाव दिए कि जो भी समस्याएं हैं हम सब मिलकर के आपके साथ हैं, आप बताएं। अब आप कहेंगे क्या, आप बता दीजिए विपक्षी नेताओं के साथ, आप एक बार बैठ करके आप उनकी कमेटी बना दीजिए, हम उन कमेटी में साथ मिलकर के आपके साथ काम करने के तैयार हैं। आदरणीय विदेश मंत्री बार बार अनलगर बयान दे करके वो खामखा में बिना काम के वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अच्छी आदत है उनकी। आज स्थिति ये है कि हमारा विदेश विभाग इतना कमजोर और लचर स्थिति में आ गया जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारे आसपास के क्षेत्रों में, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, और यहां तक कि सबसे नियरेस्ट यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करीब अगर आप हम सब चलना चाहें तो गाड़ी से भी मात्र 4000 किलोमीटर की दूरी है। 4000 किलोमीटर की दूरी ईरान बहुत दूर नहीं है। आज हमारे ईरान हमारे पास में ये घटना घट गई और हमें जानकारी तक नहीं मिली, और जानकारी थी तो हमने एंटीसिपेट नहीं किया। लगभग 15 दिनों से, युद्ध शुरू होने के 15 दिनों पहले अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। हमने तब भी दिमाग नहीं लगाया और स्थिति ये हुई कि युद्ध शुरू होने के 48 घंटे पहले हम इजराइल में थे। सच्चाई यही है कि आप अंतर्बोध और अपनी आत्ममुग्धता के का शिकार हो चुकी है ये वर्तमान सरकार, स्वयं के बड़ाई में और स्वयं की। अच्छा क्या भारत बताया था क्या कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं? भारत बताया था क्या दूसरे देशों की हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं? प्रदीप जी कहता हूँ साहब 40 मिनट डिबेट को होने जा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या मैं कम बोलूं? हाँ सर, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही होगी आपको? हाँ आ रही। जैसे कंडीशन मैं सुन रहा हूँ समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जेसीबी ले जाके ये समुद्र में कहीं गड्ढा ना खोद दें कि जहाज ही ना आए, और प्रधानमंत्री को कैसे बदनाम किया जाए उसका अवसर ढूंढे, क्योंकि राहुल गांधी की मेंटेलिटी ऐसी है ना। ये जो साहब दिल्ली से बोल रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक पेट्रोल पंप, एक सीएनजी पंप बंद दिखा दे मेरे को दिल्ली के अंदर, राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि जिंदगी में टीवी में नहीं बैठूंगा और कांग्रेस का झंडा भी उठा लूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं जिस प्रकार से जनता में ह्यूमर फैला हुआ है कि स्टॉक कर लो, केवल वो ह्यूमर फैला रखा है। और राहुल गांधी तो वैसे भी जैन जी के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों से उम्मीद क्या करेंगे आप? और जो ये विदेश नीति की श्रीमान बात कर रहे हैं, वैसे तो बड़े निचोड़ लगते हैं बोलने में भी, तो ये समझ में नहीं आता कि सीरियल नहीं देखा लगता हादसा इन्होंने। यूक्रेन में जो बच्चे डॉक्टरी करने गए थे उन्हें कैसे लेके शायद वो भी नहीं पता, और हजारों लोग जो हमारे देश के गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, ईरान इराक में, कैसे निकाले सकता वो भी नहीं पता इन्हें। तो विदेश नीति की बात यह जनता के पीछे बता रहे। कांग्रेस का हाल ही इसी चक्कर में बुरा खराब है, जनता ने इसी धिक्कार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि ऐसे नेता प्रवक्ता बैठते भ्रमित करते हैं बैठ के। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस चीज के बारे में कि भाई आप किसी आपदा के आने से पहले आप उसका झंडा को ध्यान रखिए और आप अपना बचत कीजिए। स्पष्ट हो गई कि ये बात वो मनमोहन सिंह नहीं है। सुनिए ना, ये बात अब शुभ गई है भारतीय जनता पार्टी को। वो हर आपदा से अवगत करेगा। सुनिए तो प्रियांशी भटनागर आ जाइए दिल्ली, मैं आपको दिखाऊंगा सीएनजी पंप बंद है। नहीं आनंद जी पेशेंट नहीं है क्या? मैं आता हूँ आपसे जवाब लूंगा। प्रदीप जी बोल रहे हैं, मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। हाँ प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत जो है ना केवल 2 विधायकों की है। हाँ, समाजवादी पार्टी ज्यादा बोले तो अच्छा लगता है। ठीक है, पहले चीज आनंद जी प्लीज सर, मैं आता हूँ, आऊंगा सर आपके पास। पढ़े लिखे बैठाते हैं, आप बोलने नहीं दे रहे, मैं सुना। नहीं बोलिए प्रदीप जी, जल्दी बात है पूरी कीजिए। फिर ये अभी विदेश नीति के बारे में बताया, ये भाई साहब बैठे हमारे समाजवादी पार्टी के, टारगेट बार प्रधानमंत्री जी को कर रहे थे, शायद अपने बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं जाते। अभी भी इन्होंने एक जो उत्तर प्रदेश के डाकू थे उनके बहन को भी इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई है। चाल चरित्र उत्तर प्रदेश का और देश का पता है समाजवादी पार्टी को, किस प्रकार नेता विपक्ष बने अखिलेश जी। ये प्रधानमंत्री जी को बार बार टारगेट कर रहे थे। अरे देश का कोई तो प्रधानमंत्री है तो आपको सजग करते हैं आके, आप प्रधानमंत्री की बात करें। प्रधानमंत्री जी तो आज भी कह रहे हैं
कि 60 दिन का हम पे स्टॉक ऑलरेडी है। भगवान ना करे अगर घर का मुखिया एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाए या एक्सीडेंट में या चोट खा जाए, कमाने वाला एक हो, तो घर को खर्चे में कटौती नहीं करनी चाहिए। अगर दुनिया पे आपदा आई हुई है, एक हिंदुस्तान एक अकेला देश नहीं है इस पे आपदा आई हुई है। अरे और पड़ोसी गरीब देशों को तो देखो, जिनकी गाड़ियां खड़ी हो गई है, व्यवस्था बंद हो गई है, और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि होटल बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। घर की रोटी जरूरी है, होटल रेस्टोरेंट जरूरी श्रीमान, ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। इस अगर ये आपदा दिखाई दे रही है तो उस आपदा को सबको देखना चाहिए, क्योंकि एकमात्र रास्ता है। अगर यूपी जाने का अगर एकमात्र रास्ता है और उस रास्ते को खोलने के लिए कोई उपद्रवी बंद करता है या प्रदर्शन करता है तो पुलिस आती है ना। और जो एकमात्र रास्ता तेल पेट्रोल डीजल लाने का जो व्यवस्था है, एक रास्ता है, और उसे बंद कर रखा है। दो देशों की लड़ाई चल रही है, तो समझ नहीं आता इन लोगों को कैसे नेता विपक्ष ठीक है, इतने समझदार जेंटलमैन बैठे, और समाजवादी पार्टी के तो वैसे भी नेता वकील हैं पेशे से, और वो अगर ऐसी नादानी और बात करें देश की जनता के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप राजनीति कीजिए, एक स्तर भी कीजिए। अरे भाई कांग्रेस वालों, आप कम बोलिए, आपके केवल 2 ही विधायक उत्तर प्रदेश में, कहाँ पीछे बोले जा रहे हैं बार बार आप। ना राहुल गांधी देश में तो बहु बड़ी ला पार्टी पाए है ना ना, बहुमत ला पाए। देश में बड़ी आप पार्टी है, इतना बोल के 99 दिखा रहे हैं। सांसदों वाली पार्टी है सर, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के हैं। सर्वेश जी, अब ये देखिए जो बातें हो रही हैं, अब उसमें जरा ये सवाल है कि क्या आप आपदा में अवसर तलाशते हुए राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? आरोप तो यही है ना विपक्ष का। हम भाजपा नहीं है कि हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण हो और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम भाजपा नहीं है। हम लेकिन पहले कोई भी समस्या होती है उसको पहले एक्नॉलेज करना चाहिए, उसका आत्मावलोकन करना चाहिए, और उसमें क्या कमियां हमसे रही हैं उस पर बात होनी चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं कि जब विपक्ष ने, और ये अभी हमारे बड़े भाई सागर साहब कह रहे थे, पहले जब हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन मांग रहे थे, संसद शुरू हुआ जब भाजपा ने कहा कि नहीं ओम बिरला की वोटिंग करा लेते हैं, विपक्ष ने साफ साफ कहा था कि हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट पे। सरकार ने नहीं किया, प्रधानमंत्री नहीं थे वहां। आपको पूरा देश इससे बड़ी विपदाएं झेल चुका है, हमारा देश सक्षम है कि इसको भी झेल लेगा, और सब साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और सब ठीक है। लेकिन यहाँ कमियां कहाँ रही है जब तक नहीं देखा जाएगा, हम भविष्य में ऐसी विपदाओं में ऐसे ही हमें परेशानियां होती रहेंगी। हम ये आधे टाइम 15 दिन तक तो भाजपा प्रवक्ताओं ने टीवी चैनलों पे आके बोला नहीं कोई समस्या नहीं है, और ये झूठ है। लोगों को समस्या हुई है, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आत्मावलोकन के बिना बाद में केवल झूठी बरगलाने वाली स्थिति नहीं करनी चाहिए। आप केवल कुछ भी बताते जाएं, इससे कुछ नहीं होना है। समस्या गांव में हुई है, लोगों की हुई है, और हम क्या कर रहे हैं, जहां समस्या है वहां यहाँ ये फोटोज दिखा रहे हैं। और एक भी विदेश नीति की मैं बात कर रहा था, विदेश नीति कांग्रेस के जो नेता पक्ष हमारे प्रधानमंत्री जब जरूरत थी तो बंगाल और असम घूम रहे थे जब डिस्कशन मांग रही थी। अरे भाई आपको जाएंगे नेता तो क्या पूरी प्रतिपक्ष कैबिनेट चलाने के मांग लिए रहे थे, नेता प्रतिपक्ष जब डिस्कशन मांग रहे थे, कोई नेता प्रतिपक्ष मांग रहे थे यादव जी या शिवपाल यादव भी चलाएंगे। भाई पूरी कैबिनेट है, और कैबिनेट में सक्षम चलाने वाले बहस जो है पढ़े लिखे लोगों के साथ नीति में करना चाहता हूँ। चाचा जी आ गए, चाचा जी छोटे चाचा जी आ गए। प्रदीप जी पहले लेकिन बात पूरी कर लें, बात पूरी करने फिर आपके पास भी हम आएंगे, जवाब देंगे। जो ये बातें कह रहे हैं उसका जवाब आप ही को देना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है उसका जवाब आप ही को देना है। सर्वेश जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जब ये विदेश नीति की बात हो रही है, सीरियस बात हो रही है, वेस्ट एशिया की बात हो रही है, तो हम ऐसा नहीं, बाकी चैनलों पे मैं देखता हूँ भाजपा प्रवक्ताओं को आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है कि वेस्ट एशिया है कहाँ और समस्या क्या है। अभी समस्या यही नहीं है, जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब तेलों के दाम बढ़ेंगे, तब देखिएगा। जब ये समस्या खत्म हो जाएगी तो हम फिर चाबहार पोर्ट और इन सब की समस्याओं से गुजरेंगे। क्योंकि आप देखिए जो रास्ते थे, हमने विदेश नीति कहाँ खराब हुई है। पाकिस्तान जैसे देश को रशिया सस्ता तेल देने पे आज दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। हमारे पुराने रिश्ते जो थे रशिया से और ईरान से, वो प्रभावित हो रहे हैं। इन सब चीजों पे ध्यान से सोचना चाहिए, और इसमें बात इसकी क्रिटिसिज्म की नहीं है। बात यह है कि हमें देश को उसका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमें डिस्कशन करना होगा। हमें ऐसे आंख बंद कर लेने से, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन डाल लेने से कि दुनिया हमें नहीं देख रही, ऐसा नहीं है। दुनिया देख रही है। हमारे किसी भी जो आपका आसपास पड़ोसी देश है उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है।
ये समझने के लिए हमें विदेश नीति समझनी पड़ेगी, एंटायर पॉलिटिकल। आप देखिए अभी तो एक भारत ने बांग्लादेश को दिया, भारत बांग्लादेश को दिया, बांग्लादेश के साथ हमारे शेख हसीना को यहाँ रखने में चर्चा थोड़े हो बांग्लादेश जाएंगे। को एक्सपोर्ट किया गैस। बात एक्सपोर्ट करने से हमारे क्राइसिस एक्सपोर्ट किया, नहीं, मतलब कहने का मतलब कि हम तो देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हमारे पास भी है, तो फिर हम हमारे अपने गांव में से में निकाल के उनको भी दे रहे हैं। मेरे गांव में जिनको तकलीफ हो रही गैस सिलेंडर लेने में, उनको अब देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल, ये हम लोग ये चर्चा पहले भी किए थे, तो उधर से एक सवाल आया कि बहुत चिंता हो रही है विपक्ष को कि चूल्हा लकड़ी पर अब खाना बनाना पड़ेगा। लकड़ी पर जब खाना बन रहा था तब उनको चिंता नहीं थी कि उनको गैस दें, अब गैस हो गया तो फिर अब चिंता इनको होने लगी कि अब इनको 2 दिन खाना लकड़ी पर बनाना पड़ेगा। वालों को, मेरे घर वालों को, मेरे गांव वालों को सिलेंडर नहीं मिल रहा होगा लड़की की शादी में। अभी गांव में मैंने ये स्थिति देखी थोड़ी है। तो कम। मैं गोरखपुर से आता हूं, आप मुख्यमंत्री जी का जिला है, सर्वेश जी, मैं दिल्ली में नहीं रहता, सर्वेश जी, वहां की स्थिति बता रहा हूँ। वहां पर भाजपा नेताओं के पिताजी लोगों को लाइन लगानी पड़ी है 4-4 घंटे, उसके बाद भी बेटियों की शादी में सिलेंडर नहीं मिला है। उत्पन्न होंगी, मैं गोरखपुर शहर की बात बता रहा हूँ आनंद भाई। नहीं सर्वेश जी, इस तरह की जब परिस्थिति उत्पन्न होगी, यही तो है कि अगर इस तरह की परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तो सबके साथ समस्या आती है ना, सब उसमें समस्या से घिरते हैं, उस समय घिरते हैं। की बात बता रहा हूँ जब प्रधानमंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं थे कि विपदा है। नहीं तो अभी भी हम नहीं, अभी भी भारत यही कह रहा है ना कि हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास स्टॉक है, लेकिन नहीं, भारत यही कह रहा है, अभी रोहित जी इसको समझाएंगे, भारत यही कह रहा है ना कि हमारे पास स्टॉक है, लेकिन हमें थोड़ी सजगता के साथ कह देने से स्टॉक जब तक जमीन सर्वेश जी रोहित जी क्या इस बात को झुठला देंगे क्या कि उनको नहीं पता है कि नहीं सर्वेश जी, क्या ये झूठी बात है कि हमारे जहाज भी अभी उधर से आ रहे हैं? अभी हमारा एक जहाज 7वां जहाज आया कतर से ही आया। नहीं कतर नहीं, सबकी बात आप कर रहे हैं। कतर से भी हमारा जहाज आया, हमारे साथ तो यही था ना कि कैसे आएगा, आ रहा है ना। ईरान ने सबसे पहले भारत के बारे में ही कहा था ना, ईरान ने भारत के बारे में ही कहा था ना कि भारत का झंडा लगा जो जहाज होगा उसको हम सेफ पैसेज देंगे। ये भारत की विदेश नीति की ही जीत है ना। ईरान को गालियां दे रहे थे, नहीं, गाली कोई नहीं दे रहा था, गाली कहाँ कोई दे रहा था, गाली नहीं दे रहा था कोई, गाली कोई नहीं दे रहा था। भारत तो नहीं इनके पक्ष में था, न उनके पक्ष में था। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे, आते हैं सर, आते हैं रोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ रोहित जी, रोहित उपाध्याय अनम्यूट कर लीजिए। आप क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे? हाँ आ रही आवाज आ रही। हाँ क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे प्लीज? मेरा जो बातें ये कह रहे हैं, अब आप जरा बताइए कि क्यों इस तरह, आप भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सरकार की तरफ से ही बात ये कही जा रही है, क्या ये आपको लगता है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोशिश हो रही है? आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। 2 पक्ष हैं। पहले तो आपदा बिल्कुल है क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, युद्ध है, कितना लंबा खींचेगा किसी को पता नहीं है। दूसरा ये भी मुद्दा है कि अब चुनाव आने वाले हैं, अभी तो मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, तो चुनाव अब लगभग साल भर में चुनाव भी आ जाएंगे, तो हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी की अपने पार्टी के लिए कुछ करे और ऐसे मुद्दों को उठाए। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात हम लोगों के लिए होगी, जनता के लिए भी, क्योंकि समाचार के माध्यम से लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जो काम नहीं करना है कि आपको पैनिक बाइंग नहीं करनी है, अफवाहों से बचना है। ये सबकी जिम्मेदारी है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी, जनता के बीच में जाएं और ऐसे सबको लेकर के खबरें फैलाएं कि किसी प्रकार की पैनिक की जरूरत नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है लगातार, जैसा मैंने बताया, ईरान से और अलग 41 देशों से तेल आ रहा है और वो धीरे धीरे पहुंच रहा है। सिचुएशन जैसी होगी सरकार मॉनिटर कर रही है। विपक्ष का भी काम जायज है कि वो किस प्रकार से इस बात को संसद में उठा रहे हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अपनी परिस्थिति एक विश्लेषक के तौर पर यह कहना चाहूंगा जनता को कि पैनिक बाइंग ना करें। मैं लगातार देख रहा हूं पेट्रोल पे बहुत सारी भीड़ है, गोरखपुर में, लखनऊ में लगातार भीड़ बढ़ी जा रही है, लेकिन अभी भी मुद्दा यही है कि किस प्रकार से आपूर्ति होगी। तो सरकार पे विश्वास रखें, आपूर्ति हो रही है, समय पे सिलेंडर और एलपीजी और ये तेल मिल रहे हैं। हालांकि इस पे अगर मुद्दा उठाया जा रहा है तो ये चिंता का विषय रहेगा और आने वाले समय में देखना है कि किस प्रकार से इस पे और सरकार कार्रवाई कर सकती है। अगर युद्ध लंबा खींचा तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं? क्योंकि चिंता सबकी यही है, यही चिंता संजीत जी की भी है, यही चिंता सर्वेश जी की भी है। बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चाएं बिल्कुल सही है और जनता की भी बात सही है कि कितना लंबा खींचेगा। हालांकि अब ये
हमारे देश में जिम्मेदारी नहीं है कि जंग कितना खींच रहा है, वो विदेशी जंग चल रही है, लेकिन उधर से आने वाले जो सामग्री है, उधर से आने वाला जो तेल है, वो हम पे किस तरह पहुंच रहा है, वो सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस पर लगातार नजर बनाई जा रही है। और दूसरी बात, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक देश से नहीं, कई देशों से तेल आ रहा है। तो उससे ये क्या हो रहा है कि हमारे पास जो स्टॉक है ना, उसको कंट्रोल में रखा गया है। और अभी एक स्थिति लागू भी की गई थी कि एलपीजी के जो डोमेस्टिक है, उसकी सप्लाई को रखा गया था और मॉनिटर किया जा रहा है कि किस प्रकार से काम बढ़ेगा। ठीक है, संजीत जी। संजीत जी, जल्दी से कमेंट अपना आप दीजिए। जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सरकार को एक बात स्पष्ट करनी चाहिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज नहीं, लगभग 1953 से अपनी स्थिति मजबूत एक दावेदार स्थिति बना के रखी हुई है। आज एकजुटता की जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री एकजुटता जरूरी है या नहीं? जिसे कहना चाहता हूं, कृपया अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक करिए और अमेरिका और इजराइल से कहिए कि युद्ध बंद करें, ईरान से कहिए युद्ध बंद करें। भारत अगर बुलंद आवाज से, भारत के प्रधानमंत्री यदि बुलंद आवाज से अमेरिका और इजराइल को कहेंगे युद्ध बंद हो। चलिए, अभी इस पे तो आप प्रदीप जी, आपको तो खुशी होगी कि कह रहे हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री बुलंद आवाज से अगर कहेंगे तो युद्ध पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, विश्वास है इनको। आप बोलने तो कहिए प्रधानमंत्री आप पर, बोलने के तो कहिए उनको, वो बोल नहीं पा बोल तो रहे हैं ना, बातचीत तो हो ही रही है ना। भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के नेतन्याहू से भी बात की, वहां के खाड़ी देशों के जो नेता हैं उनसे भी बात की, ट्रंप से भी बात हुई और ईरान के राष्ट्रपति से भी बात हुई। बात तो प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आनंद जी, जो बात आपने कहा कि ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात हुई, वही बात आप जनता को बता दें कि हमने ये बात किया और ये युद्ध समाप्त हो रही है। नहीं, देखिए, अब ट्रंप, भारत डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। भारत डोनाल्ड ट्रंप नहीं है कि कुछ भी बोलते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ भी बोलते रहेंगे। शक्ति है भारत अब डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़िए, अब उनकी बातों को लेकर वो क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या उनको इतने बड़े राष्ट्र के प्रेसिडेंट, और वो जो इतनी हल्की बातें करते हैं कि दुनिया उस पर हंसती है, विश्वास नहीं करती है, तो वो भारत नहीं है ना। हाँ, लेकिन भारत ने हमेशा से, चाहे अभी का रिजीम हो या इसके पहले का, उसने जब दो देश लड़ते हैं तो वो किसी की तरफ नहीं होता। वो उसका अपना स्टैंड है कि हम बुद्ध के देश हैं और हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध के खिलाफ हैं, और यहां भी हम युद्ध के खिलाफ हैं। तभी तो भारत की अपनी नीति है, नीतियों में बदलाव तो आया है ना, कि हम इजराइल भी जा रहे हैं और फिलिस्तीन भी जा रहे हैं, दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रूस भी जा रहे हैं, यूक्रेन भी जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रोहित जी, जल्दी से आखिरी कमेंट, माफ करेंगे प्रदीप जी। जी जी, मैं देखिए अभी सुन रहा था, एक डिमांड कर रहे थे कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुआ, क्यों पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। आप एक विश्वास दिला दीजिए और इन लोगों से अपील कर दीजिए कि एकजुटता की जरूरी है और संकट की स्थिति नहीं आएगी, ये विश्वास दिला दीजिए। भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, किस लिए बुलाई थी? अभी दलों को इसलिए तो बुलाया था कि आज के देश में, आज के टाइम में विश्व में क्या स्थिति चल रही है और देश में क्या स्थिति है, उसको अवगत कराने के लिए ही तो सारे विपक्ष के नेता, सम्मान्य नेता, इसलिए तो बुलाए थे। पैनिक हम ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का, प्रदीप जी, संजीत जी, सर्वेश जी और रोहित उपाध्याय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सीधे एक अपील इंडिया वॉइस की तरफ से कि अभी संकट जरूर है, लेकिन पैनिक वाली स्थिति नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, भारत सरकार चिंता कर रही है, गैस की कमी नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है, अभी हमारे पास पूरा स्टॉक है। इसलिए आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट न करें, अफवाह न फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, और अफवाह फैलाने वाले हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसकी सूचना दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसी के साथ आज चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।